बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले 24 घंटों में अमेरिका की जो जारहियत का सिलसिला यमन पे था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। अब तक पिछले 24 घंटों में 33 ऐसी एयर स्ट्राइक्स हैं जो कि यमन के मुख्तलिफ शहरों पे की गई हैं और जिसके नतीजे में बहुत ज़्यादा सिविलियन कैजुअल्टीज़ की भी रिपोर्ट सामने आ रही है। और इस वक्त कुछ इत्तलात तो ये भी हैं कि अमेरिका ने अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर इस्तेमाल किए हैं यमनी हौसियों के ठिकानों के खिलाफ, और GBU-57 नामी ऐसे मिसाइल या ऐसे बंकर बस्टर बम भी इस्तेमाल किए गए हैं जो कि यमन के ऊपर इससे पहले जिनका इस्तेमाल देखने में सामने नहीं आया है। अब इस हवाले से जो अपडेट सामने आ रही है, द US कैरीड आउट एटलीस्ट 33 एयर स्ट्राइक्स इन येमेन इन द पास्ट 24 आवर्स targeting various locations in the governorate of Hudaydah, Al-Baida, Saada, Amaran and Dahmar. B-2 struck locations in Saada with GBU-57 massive ordnance penetrator bomb. अब इस वक्त जो कैफियत है सादा के इलाकों को जो हिट किया है उसमें अमेरिका ने अपने B-2 स्टेल्थ बॉम्बर, जो कि इससे पहले वो इंडियन ओशन की डियागो ग्रासिया बेस में लेकर आ चुका था, उनको अब इस्तेमाल किया है यमन के खिलाफ। और सादा के ऊपर जो बमबारी की गई है इसके अंदर जो इस वक्त मुसद्दिक़ा इत्तलात सामने आ रही हैं उसके अंदर GBU-57 एक ऐसा अमरीकी बम जो कि 2000 पाउंड या तकरीबन 1000 किलो या 1 टन का होता है और बंकर बस्टर बम यानी ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटिंग बम कहलाता है। ऐसी इलाकों में ये ऐसी सुरंगों को, ऐसे बंकर्स को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है जो कि ज़ेरे ज़मीन सैकड़ों मीटर्स की जो है गहराई में मौजूद होते हैं, उनको तबाह करने की सलाहियत ये बम रखता है। इससे पहले भी अमेरिका की तरफ से इसी तैयारे को इस्तेमाल किया गया था यमनी हौसियों के खिलाफ, और फिर B-2 तैयारों की बमबारी से हौसियों के ऑर्डिनेंस डिपो को तबाह करने की कोशिश की गई थी। लेकिन जो पेंटागन की रिपोर्ट्स थी उनके मुताबिक ये वाज़ेह हो चुका था कि ये जो पेनिट्रेशन थी इन बमों की वो उन हौसियों के बंकर्स तक नहीं पहुंच चुकी, यानी फिर जो ऑर्डिनेंस या उनके जो मिसाइल डिपो थे उन तक ये अमेरिकी बस्टर बम्स नहीं पहुंच सके, जिसकी वजह से जो उनका एक प्लान था कि यही हमले वो ईरान पे करेंगे और इसी तरह की ईरान की जो फैसिलिटीज़ हैं जो कि अंडरग्राउंड फैसिलिटीज़ हैं उनको तबाह किया जा सकता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि जब यमनियों के ये बंकर्स अमेरिकियों से तबाह नहीं हो सके तो फिर ईरानियों के वो बंकर जिनके अंदर उनका न्यूक्लियर आर्सेनल मौजूद है या न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं, वो तो यमनियों के इन बंकरों से कहीं ज़्यादा गहरे भी हैं और कहीं ज़्यादा मजबूत भी हैं। और फिर उसके बाद अमेरिका की तरफ से ईरान पे की जाने वाली एक जारहियत थी या एक जो बार बार बातें सामने आ रही थी कि किसी भी वक्त आने वाले लम्हों में ईरान पे हमला किया जा सकता है, उसको अमेरिका की तरफ से मौकूफ़ कर दिया गया था। अब ये सामने आ रही हैं खबरें कि एक दफ़ा फिर अमेरिकियों ने B-2 बमबार इस्तेमाल किए हैं और ये जो हमले किए हैं 33 एयर स्ट्राइक्स पिछले 24 घंटों में की गई हैं। यमन के साहिली शहर हुदैदा के ऊपर की गई हैं। इसके साथ साथ सादा गवर्नरेट के इलाकों में बहुत सारी ये रेड्स हुई हैं। इसके साथ साथ अमरान जो गवर्नरेट है उसको टारगेट किया गया है, अल-बैदा का इलाका है यमन का उसको टारगेट किया गया है, और उसके साथ साथ दहमार का इलाका है उसको भी टारगेट किया गया है। 33 ऐसी एयर रेड जो कि रात में बखूब पजीर हुई और इनका निशाना जो था वो हौसियों के ठिकाने थे। यानी फिर अमेरिका की जो इंटेलिजेंस है वो इस वक्त यमन में मुकम्मल तौर पे फेल है। यमनी जिस तरह से अमेरिकी इंटेलिजेंस को एक टफ टाइम दे रहे हैं, जब भी यमन के ऊपर अमेरिकी जासूसी तैयारे दाखिल होते हैं उनको मार गिराया जाता है। तो इस वक्त ये कहना भी जायज़ होगा कि इस वक्त अमेरिका के पास यमन के मुतालिक कोई ख़ास इंटेलिजेंस मालूमात नहीं है, लेकिन इस वक्त जितनी भी बमबारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से बिला इश्तियाल बमबारी है जो कि यमन के इलाकों में की जा रही है, और इसके अंदर फिर सिविलियंस की, शहरियों की एक कसीर तादाद है जो कि शहीद हो रही है और ज़ख्मी हो रही है। अगर बात करें तो मार्च के दरमियानी महीने से लेकर अब तक जो यमन पे जारहियत का सिलसिला अमेरिका की तरफ से बांधा गया है, जिसमें यमन के ऊपर अमेरिका की तरफ से शदीद बमबारी का एक सिलसिला जो है वो जारी है। इसके नतीजे में अब तक 123 यमनी सिविलियंस जो है वो भी शहीद हो चुके हैं। इसके साथ साथ जो ज़ख्मियों की तादाद है वो भी बहुत ज़्यादा है। इस वक्त 247 इंडिविजुअल्स हैं जो कि ज़ख्मी बताए जा रहे हैं इन हमलों के नतीजे में, जो कि तकरीबन 1 महीने के अरसे के अंदर अमेरिका की तरफ से यमन के मुख्तलिफ इलाकों पे किए जाते रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद यमन के हौसी जो हैं वो मुकम्मल तौर पर इन हमलों का जवाब देते हैं। बहरा अहमर में मौजूद अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन को टारगेट करते हैं, उसके वॉरशिप्स को टारगेट करते हैं, डिस्ट्रॉयर्स को टारगेट करते हैं, और जिसके नतीजे में इस वक्त कैफियत ये है बहरा अहमर में कि जो अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर का स्ट्राइक ग्रुप है
यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन इस वक्त यमन से तकरीबन 850 किलोमीटर दूर सऊदी अरब के पानियों के नजदीक मौजूद है, जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए बहरा हिंद के अंदर या इंडियन ओशन के अंदर, तो यहाँ पर भी अब अमेरिकी यूएसएस कार्ल विंसन नामी एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने स्ट्राइक ग्रुप, जिसमें एक डिस्ट्रॉयर मौजूद है और एक क्रूजर शिप मौजूद है, उसके साथ पहुंच चुका है। लेकिन अब तक वो यमन से तकरीबन 1200 किलोमीटर के फासले पे लंगर अंदाज है। तो अब ये जो कार्रवाइयां यमन पे की जा रही हैं, एक तरफ तो यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन को इस्तेमाल किया जा रहा है, दूसरी तरफ यमन से 1200 किलोमीटर दूर यूएसएस कार्ल विंसन नामी अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप या अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर को इस्तेमाल किया जा रहा है। दोनों के ऊपर जो अगर बात की जाए तैयारों की कैपेसिटी की, तो 60 तैयारे जो है यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन अपने अंदर समो सकता है, यानी फिर 60 ऐसे तैयारे हैं जो उससे फ्लाई कर सकते हैं, जबकि यूएसएस कार्ल विंसन के ऊपर भी यही कैपेसिटी है। 60 अमेरिकी तैयारे यूएसएस कार्ल विंसन के अंदर मौजूद रहते हैं और वक्त पड़ने पर वो वहां से परवाज कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो अहमियत की बात है, यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन के ऊपर F-18 हॉर्नेट तैयारे जो है उसका आर्सेनल या उसका स्क्वाड्रन मौजूद रहता है, जबकि यूएसएस कार्ल विंसन के ऊपर F-A-18 हॉर्नेट तैयारों के साथ साथ F-35C तैयारे जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, और ये 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर हैं जो कि इसराइल के पास भी मौजूद हैं, और इसराइल गजा के ऊपर बमबारी में भी इसी तरह के तैयारे इस्तेमाल करता है। तो इस वक्त यमन की कैफियत यह है कि जारहियत का एक सिलसिला है जो कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल जारी है, और इस वक्त B-2 स्पिरिट बॉम्बर इस्तेमाल किए गए हैं यमनियों के हौसी ठिकानों के खिलाफ, और जिसके अंदर सादा के इलाकों के ऊपर GBU-57 नामी शदीद और ख़तरनाक बमों का इस्तेमाल किया गया है, जो कि बंकर बस्टर बम कहलाए जाते हैं। अगर इस बम की बात करें तो इसी तरह का बम था जो कि इसराइलियों ने हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को शहीद करने के लिए इस्तेमाल किया था, यानी फिर उस इमारत को तबाह करने में भी GBU-57 नामी अमरीकी बम इसराइलियों ने इस्तेमाल किया था, और जिसके नतीजे में हिजबुल्लाह के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन नसरुल्लाह की शहादत वाक़ई हुई थी। तो अब इस वक्त यही कैफियत यमन में नजर आ रही है, लेकिन बावजूद इसके कि ये हमले हौसलों के ठिकानों पे किए जाते हैं, लेकिन नामुकम्मल इंफॉर्मेशन होने की वजह से इन हमलों के नतीजे में यमन के जो सिविलियंस हैं, यमन के जो शहरी हैं, वो इनका निशाना बन रहे हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले उन तमाम नाज़रीन के लिए जिन्होंने अब तक हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि कोई भी अहम वीडियो आप मिस न कर सकें, और साथ साथ हमारी भी हौसला अफजाई होती रहे। अब इसके साथ साथ बात करें कि चाइना और अमेरिका के दरमियान जो तिजारती जंग थी वो नए से नए मोड़ रोजाना की बुनियाद पर लेती जा रही है। इस वक्त वॉशिंगटन के अंदर व्हाइट हाउस की तरफ से एक आलामिया जारी हुआ है, जिसके अंदर चाइना के ऊपर जो टैरिफ लगाया गया था अमेरिका को, उसको कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया गया है। चाइना नाउ फेसेस टैरिफ ऑफ अप टू 245% ऑन इट्स इंपोर्ट इनटू द यूनाइटेड स्टेट्स एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स रिटेलिएटरी मेजर्स। गोल्ड प्राइसेस हिट $3,300, अ न्यू रिकॉर्ड हाई। अब एक तरफ तो ये हुआ है कि अमेरिका ने, चाइना ने जिस तरह से ये टैरिफ जंग के अंदर अपने बयानात दिए थे और अमेरिका के ऊपर भी टैरिफ लगाने का सिलसिला शुरू किया था, एक रिटेलिएटरी मेजर चाइना की तरफ से सामने आया था। उसके बाद अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है इस जंग को और आगे बढ़ा दिया है, और अब व्हाइट हाउस की तरफ से ये स्टेटमेंट जारी हुआ है कि अब चाइना के खिलाफ बहुत सारी मसनूआत के ऊपर टैरिफ की जो हद है वो 245% तक बढ़ा दी गई है। अब अगर बात करें तो तमाम चाइनीज प्रोडक्ट के ऊपर ये टैरिफ लागू नहीं होगा। बहुत सारी कमोडिटीज हैं जो कि 245% के हिसाब से अमेरिका में पहुंचेंगी, जबकि इसके साथ साथ कुछ ऐसी होंगी जो कि इससे कम टैरिफ के ऊपर चाइना से अमेरिका जो है पहुंचाई जाएंगी। तो अब ये जंग है जो कि बढ़ती जा रही है, और अब चाइना भी मुकम्मल तौर पे इस जंग के लिए तैयार हो चुका है। पिछले दिनों चाइना की तरफ से वो तमाम यूरोपीय मॉडल या यूरोपीय ब्रांड जिनके लिए चाइना सामान बनाता था, उनका पोल या उनकी कलाई खोल दी गई थी, जिसमें ये वाजे किया जा रहा था कि ये तमाम बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड जो कि अपने नाम से अपने टैग लगा के चीज़ों को फरोख्त करते हैं वेस्टर्न मार्केट में, दरअसल उनकी हकीकत ये है कि वो तमाम चीज़ें चाइना बनाता है और बहुत ही कम लागत पर बना के देता है। अब इस वक्त एक सोशल मीडिया पे वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसके अंदर एक वेस्टर्न कंज्यूमर जो है, एक तरफ तो चाइना का शुक्रगुजार है कि उसने उसकी आंखें खोल दी, यानी फिर अब चाइना ने जो इस बात का बांधा फोड़ा है कि इस वक्त जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न ब्रांड हैं, चाहे फिर वो लग्जरी बैग्स के ब्रांड हो, लग्जरी क्लोथिंग के ब्रांड हो, उन तमाम के लिए जो चीज़ें बनाता है वो चाइना बनाता है, और बहुत कम लागत में वो चाइना से उन ममालिक को एक्सपोर्ट की जाती हैं, जहां वो अपने टैग्स लगा के, अपने ब्रांड लगा के उस चीज़ को हज़ारों डॉलर के अंदर फरोख्त कर रहे होते हैं। तो अब इस वक्त कैफियत ये है कि वेस्टर्न
कंज्यूमर की आंखें खुलना शुरू हो गई हैं कि जो चीजें उसको सैकड़ों डॉलर में फराहम की जाती हैं वो चंद डॉलर के अंदर चाइना से बन के निकलती हैं। और फिर कितना बड़ा मार्जिन है जो कि ये वेस्टर्न बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो अब चाइना की मसनूआत के ऊपर इन वेस्टर्न कंज्यूमर से हासिल कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ जो एक और बात सामने आई है, एक तरफ तो ये ट्रेड वॉर बढ़ती रही, लेकिन अब दुनिया के अंदर गोल्ड की जो कीमतें हैं वो आसमान को छूने लग गई हैं। इस वक्त सोना अपनी बुलंद तरीन सतह पे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच चुका है। पर औंस 3,300 अमेरिकी डॉलर तक पहुंच चुका है, जो कि अब तक की सबसे बुलंद तरीन सतह है। और इसका इफेक्ट जो है लोकल मार्केट्स के ऊपर भी पड़ना शुरू हो गया है। यानी अगर हम बात करें अपनी पाकिस्तानी मार्केट की, तो इस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के अंदर सोना 3,51,000 को क्रॉस कर चुका है, जो कि देखा जाए पिछले दिन के मुकाबले में उसमें तकरीबन 8,500 से 9,000 रुपए का फर्क आया है। इंटरनेशनली जो है सोने की जो खरीदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्वेस्टर्स अपना पैसा अब स्टॉक मार्केट के बजाय स्टॉक से निकालकर गोल्ड की खरीदारी में इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से अब सोने की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। और कुछ जो एहतमाल हैं वो ये भी किए जा रहे हैं, अगर हम अपनी पाकिस्तानी लोकल मार्केट की बात करें तो फी तोला सोने की कीमत लोकल मार्केट में 8 लाख रुपए भी क्रॉस करती हुई नजर आ रही है। तो आने वाले वक्तों में सोने की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, इंटरनेशनली और लोकली भी, और जिसके असरात फिर इकोनॉमी पे भी नजर आएंगे। साथ ही साथ इस वक्त ये बात करते चलें कि अमेरिका ने यकसर अपने बजट में जो 14% इजाफा किया है और 876 अरब डॉलर से यकसर 1,000 अरब डॉलर या 1 ट्रिलियन डॉलर तक अपना दिफाई बजट ले गया है, उस पर अब चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ दिफा की तरफ से बयान सामने आया है, जिसके अंदर इसके आने वाले असरात के बारे में बताया जा रहा है। चाइनीज डिफेंस मिनिस्ट्री डोंग जुन flexing military power won't make America great again. It will only bring painful disasters to the American people and the rest of the world. This comes after Washington approved a record $1 trillion defense budget for the first time. अभी पहली दफा हुआ है कि 1 अरब डॉलर तक अमेरिका अपने दिफाई बजट को ले गया है, जो कि दुनिया में किसी मुल्क का खर्च किया जाना वाला सबसे बड़ा दिफाई बजट है, जो कि बहुत सारे मुमालिक की मजमूई जीडीपी से भी ज्यादा है। अब उसके ऊपर चाइना की वजारत दिफा की तरफ से ये बयान दिया गया है कि इस वक्त अमेरिका जो भी अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा रहा है, दिफाई अखराजात को बढ़ा रहा है, एक तरफ तो ये तमाम एक्सपेंडिचर अमेरिका को किसी भी तरह से दोबारा उस पोजीशन पे लेके नहीं आएंगे कि दुनिया में इसकी इजारादारी कायम रहे, लेकिन इसके जो असरात होंगे वो ये होंगे कि अमरीकी खुद ही जो है इसके जेर असर आना शुरू हो जाएंगे। यानी फिर अमरीकी मईशत पे जो बोझ होगा वो फिर अमेरिका की तबाही का जरिया बन सकता है। और दूसरी तरफ ये भी होगा कि जो दुनिया के दूसरे मुमालिक हैं इसके ऊपर भी इसके असरात, यानी इसके खतरनाक असरात होंगे जो कि दुनिया के दूसरे मुमालिक पे पड़ेंगे। यानी फिर अमेरिका जो है जब उसके पास ये पैसा बजट के अंदर शामिल हो जाएगा, दिफाई बजट पे इतना खर्च करेगा, तो फिर वो बहुत सारे दूसरे मुमालिक को प्रोवोक करेगा, वहां जंगों को शुरू करेगा, और इस तरह से दुनिया के अंदर एक अनरेस्ट की कैफियत जो है वो पैदा हो सकती है। तो इसका इजहार इस वक्त चाइनीज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से या उसके डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से किया जा रहा है कि आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा खतरनाक हालात दुनिया में नज़र आ सकते हैं। इसके साथ साथ इस वक्त इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की तरफ से एक नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। उसके डायरेक्टर की तरफ से ईरान के हवाले से एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट शाया हुआ है, और ये कहा जा रहा है कि ईरान बहुत जल्द आने वाले वक्त में न्यूक्लियर सलाहियत हासिल कर सकता है। यानी फिर IAEA के डायरेक्टर की तरफ से इस वक्त ये बयान शाया हुआ है कि आने वाले वक्तों में बहुत जल्द ईरान जो है दुनिया की 10वीं एटॉमिक पावर बनकर उभर सकता है। तो अब इन खबरों में कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही डिसाइड करेगा, क्योंकि इस वक्त ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की तरफ से तो वाज़े फतवा है, वो इस चीज़ को रोक रहा है कि ईरान किसी जौहरी हथियार के हुसूल की तरफ जाए। लेकिन इस वक्त मशरिक़ वस्ता में जिस तरह के बदलते हालात हैं, तो क्या ईरान फिर इस तरफ जा सकता है, यानी फिर एटमी सलाहियत हासिल कर सकता है या एटम बम बना सकता है? तो ये तो चीज़ आने वाला वक्त ही तजवीज़ करेगा। तो ये थी इस वक्त की अहम अपडेट्स। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारा ये चैनल पाक गोल्ड मीडिया, इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपनी कीमती आरा का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में आपका मेज़बान फिर हाजिर होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़ नासिर।